हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए यहाँ पर लाई हूँ स्नैपशॉट्स बुक के 6th चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हमने उसमें क्या कवर किया है। हमने उसमें एक्सप्लेनेशन कवर किया है, थोड़ा बहुत चैप्टर का ओवरव्यू कवर किया है। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जितना भी हमने पार्ट 1 में कवर किया है। उसमें हमने देखा कि आगा शाहिद अली जो कि फ्रेंड हैं किसके, अमिताभ घोष के, वो उन्हें बताते हैं अमिताभ को कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया और उनकी डेथ होने वाली है। और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे लिए कोई किताब लिखना मेरी डेथ के बाद। पहले तो अमिताभ थोड़ा रेजिस्ट करते हैं बट फिर उन्होंने उसकी बात मान ली। और फिर उसके बाद वो क्या करने लगे, अमिताभ घोष सारी चीज़ों के रिकॉर्ड बनाने लगे और सब चीज़ें ऑब्जर्व करने लगे शाहिद अली के बारे में, ताकि वो उनके बारे में उनकी डेथ के बाद लिख पाए। तो उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टेंसेस नोट किए और उसमें हम लोगों ने मेंशन करे हैं पार्ट 1 वीडियो में। ऑल्सो पार्ट 1 के एंड में हमने जहाँ एंड किया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आगा शाहिद अली हैं उनको पार्टीज़ देना, लोगों को घर पे बुलाना, खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो एरिज़ोना नाम की एक जगह पर उन्होंने एक ऐसी ही पार्टी दी थी जहाँ पे उन्हें जेम्स मेरिल नाम के फेमस पोएट मिले थे। और इन्हीं के मिलने के बाद उनकी पोइट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था, क्योंकि जेम्स मेरिल की पोइट्रीज़ ने इन्फ्लुएंस करा था आगा शाहिद अली की पोइट्रीज़ को। सो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ उसमें। शाहिद प्लेस ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes। तो अब यहाँ पे शाहिद की कुकिंग के बारे में बात हो रही, क्योंकि शाहिद को कुकिंग का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छे कुक भी थे। जस्ट अ सेकेंड। एग्जैक्टिट्यूड का क्या मतलब होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एक्यूरेट एंड केयरफुल। तो यहाँ अमिताभ घोष बता रहे हैं कि शाहिद जो थे बहुत एग्जैक्टिट्यूड थे, यानी उनको हर चीज़ खाने के में परफेक्ट चाहिए, सारे मसाले, सारा जो रेसिपी था सब परफेक्ट चाहिए उनको। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स ही हैड ओनली पिटी। तो वो कहते हैं कि जो लोग खाना बनाते वक्त शॉर्टकट ले लेते हैं ना, आगा शाहिद अली को सिर्फ उनमें पिटी आती है, यानी सिर्फ दया आती है कि ये लोग कैसे कर सकते हैं, खाना बनाते वक्त कोई कैसे शॉर्टकट ले सकता है। He had a special passion for food for his region and variant of it in particular Kashmiri food in the Pandit style। तो ये सब हमें पता ही है कि जो आगा शाहिद अली हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं और अब यूएसए में फाइनली सेटल हो गए, लेकिन अपने कश्मीरी रूट से बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड और बहुत ज़्यादा जॉइंड है। तो बता रहे हैं कि अपने रीजन जो जहाँ से वो आते हैं कश्मीर से, वहाँ से वो अपना फूड का पैशन लाए हैं और उनको कश्मीरी फूड पंडित स्टाइल में बहुत पसंद है। तो ये हम सबको ही पता है कि कश्मीर में पंडित्स जो थे, कश्मीरी पंडित्स रहते थे और कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेंस भी था। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जितने भी मुस्लिम्स थे या जितने भी दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को रातों रात कश्मीर से बाहर निकाला। उनके दरवाज़ों पर लिख दिया था कि अगर आपने रातों रात अपना घर नहीं छोड़ा, कश्मीर छोड़ के नहीं गए, तो सुबह आपकी वो लोग दे विल कम एंड किल यू, आपको मार डालेंगे। एंड रातों रात कश्मीरी पंडित्स ने अपनी जो कश्मीर की वैली थी वो छोड़ दिए। तो ये वायलेंस काफ़ी कश्मीर में होता था, जिस वजह से उनको लगता था आगा शाहिद अली को कि जो पंडित स्टाइल है कश्मीरी फूड बनाने का वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए हमारी कश्मीर की वैली से। I asked him once why he was so important to him and explained that it was because of recurrent dream in which all the pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had been extinct। Recurrent यानी which comes again and again। तो यहाँ पे अमिताभ घोष ने एक बार आगा शाहिद अली से पूछा कि तुम बार बार हर चीज़ में कश्मीरी फूड, अपनी पोइट्रीज़ में भी कश्मीर के बारे में हमेशा लिखते हो, ऐसा क्यों? तो आगा शाहिद अली ने बताया कि मेरे को एक ड्रीम बार बार आता है, रिकरेंट ड्रीम है मेरा, कि जितने भी कश्मीरी पंडित्स हैं उन्होंने कश्मीर की वैली छोड़ दी है और जिस वजह से जो कश्मीर में जो कश्मीरी फूड है पंडित स्टाइल में वो एक्सटिंक्ट हो गया है कश्मीर की वैली से, यानी ख़त्म हो गया है। वहाँ पे कश्मीरी पंडित स्टाइल फूड का कोई नामो निशान ही नहीं रहा। एंड दिस वॉज अ नाइटमेयर। और ये एक बुरा सपना था जो हमेशा डराता था, उनको हॉन्ट करता था, आगा शाहिद अली को हमेशा आता था। He returned to it again and again and his conversation and his poetry। और इसी वजह से अपनी कॉन्वर्सेशन में लोगों से जो भी वो बात करते थे, अपनी पोइट्रीज लिखते थे, खाने में हर जगह वो कश्मीर का जिक्र ज़रूर करते थे। कौन? आगा शाहिद अली। और इसी के बाद उन्होंने कुछ यहाँ पे अपनी पोइट्री की लाइंस बताई हैं
At a certain point, I lost track of you. You needed me, you needed to perfect me. In your absence, you polished me into the enemy. Your history gets in the way of my memory. I am everything you lost, your perfect enemy. Your memory gets in the way of my memory. There is nothing to forgive, you won't forgive me. I hid my pain, even from myself. I revealed my pain only to myself. There's nothing to forgive, you won't forgive me. If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world? तो ये कुछ लाइन्स है जो उनकी पोइट्रीज की और जो उन्होंने हमको यहाँ पर बताई हैं। अब वापस हम हमारे चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं। Once in a conversation he told me that he also loved Bengali food. I protested, but Shahid, you've never been to Calcutta. उस ज़माने में कैलकटा को, अभी जो कोलकाता है, उस ज़माने में कोलकाता को कैलकटा कहा जाता था। तो अब यहाँ पे एक दूसरा इंस्टेंस बता रहे हैं अमिताभ घोष हमें शाहिद के बारे में और कहते हैं कि एक बार शाहिद बोलता है मुझसे कि आई लव बंगाली फूड, मुझे तो बंगाली फूड बहुत पसंद है। तो अमिताभ कहते हैं पर तुम तो कभी कैलकटा गए नहीं, कैलकटा कहाँ है बंगाल में, तुम तो गए नहीं, फिर तुम्हें बंगाली फूड के बारे में कैसे पता और कैसे तुम्हें अच्छा लगता है? No, he said, but we had friends who used to bring us that food. When you ate it, you could see that there were so many things that you don't know about everywhere in the country. तो आगा बोलते हैं, आगा शाहिद अली, कि नहीं मैं कभी बंगाल नहीं गया पर मेरे बहुत सारे बंगाल के फ्रेंड्स हैं जो मुझे बंगाली फूड खिलाते हैं और जब मैं वो फूड खाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हमें हमारी कंट्री की कितनी सारी चीज़ें पता ही नहीं है कि बंगाल का फूड ऐसा होता है, इसमें ये सारी चीज़ें डलती हैं। मुझे तो सिर्फ कश्मीर का पता है और थोड़ा बहुत वेस्टर्न फूड मैं खाता हूँ क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ। तो जब मैं बंगाली फूड खाता हूँ या मैं कहीं दूसरी चीज़ की जगह खाता हूँ फूड, तो मुझे पता चलता है हमें तो कुछ पता ही नहीं है अपनी कंट्री के बारे में। What I say is, why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things? तो अमिताभ आगा शाहिद अली से कहते हैं कि तुम अपने कल्चर के म्यूज़िक, अपने कल्चर के फूड, अपने ही कल्चर के जो क्लोथ्स हैं, अपने कल्चर के लोगों के साथ खुश क्यों नहीं रहते हो? तुम्हें अलग अलग कल्चर्स के खाने की क्या ज़रूरत है? He paused and added softly, at least here we have been able to make a space where we all can come together because of the good things. तो आगा शाहिद अली अमिताभ की इस बात को सुन के 2 मिनट का पॉज लेते हैं और फिर कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे इस फॉरेन कंट्री में जो अलग अलग कल्चर्स के इंडियन लोग यहाँ पे हैं, हम सब मिलते हैं एक जगह पे और पीसफुली एक दूसरे का खाना खाते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और मस्ती करते हैं। कितना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे का मतलब क्या है, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं कश्मीर से, वहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस है, हिंदू मुस्लिम कास्ट इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंस चलता है वहाँ पे। तो वो कहते हैं वहाँ तो सब पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे फॉरेन कंट्री में तो हम जो दूसरे कल्चर्स के लोग रहते हैं यहाँ पे तो एक साथ मिलके हम खा सकते हैं, यहाँ पे तो पीस है, यहाँ पे तो सुकून है। Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of Begum Akhtar. He had met the great ghazal singer when he was in his teens through a friend, and she had become an abiding presence and influence in his life. Abiding का मतलब क्या होता है? A memory lasting a long time. Abiding का मतलब जो मेमोरी आप कभी भूलते नहीं हो, आपको हमेशा याद रहती है उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अमिताभ हमें बताते हैं कि बहुत सारी गुड थिंग्स जो आगा शाहिद अली को पसंद थी, उसमें से एक और चीज़ थी जो उसको वो पसंद थी, चीज़ पसंद थी, वो था म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर। ये बेगम अख्तर थी और ये म्यूजिशियन थी, गाना गाती थी और गज़ल सिंगर थी, गज़लें गाती थी। तो इनका जो काम था, इनकी जो गज़ल्स थी वो आगा शाहिद अली को बहुत पसंद थी और इनका बहुत और वो जब अपने टीन्स में थे, यानी 13-14 ईयर्स के जब वो थे, तब वो एक फ्रेंड के थ्रू बेगम अख्तर से मिले भी थे आगा शाहिद अली। और वो बताते हैं कि इनका जो मिलना और इनकी जो गज़ल्स से इनका काफ़ी इम्प्रेशन पड़ा था आगा शाहिद अली के ऊपर भी, और आज तक उनको वो ये मेमोरी याद थी बेगम अख्तर के बारे में। शायद हैड फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी। नाउ रिपार्टी का मतलब क्या होता है? अ कॉन्वर्सेशन और स्पीच बाय विच क्विक विटी कमेंट्स और रिप्लाइज इन अ कॉमिक वे। अब जब कोई इंसान बहुत विटी होता है, इसका मतलब होता है कि वो बहुत हाजिर जवाबी है और जब वो जवाब देता है बहुत ह्यूमरस, बहुत हंसी मजाक वाले जवाब देता है और बहुत शार्प जवाब देता है, यानी कि खटाक से जवाब दिया और हर सवाल का उनके पास जवाब है। दैट मीन्स द पर्सन इज विटी, यानी रिपार्टी है वो। रिपार्टी इसको इस क्वालिटी को हम रिपार्टी क्वालिटी कहते हैं अगर आप विटी हो तो, यानी हाजिर जवाबी, बहुत ह्यूमरस स्टाइल में जवाब देना,
हाँ हाँ तो ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारे जो विटी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ये बेगम अख्तर थी इस टाइप की। तो वो बताते हैं हमको अमिताभ कि शाहिद के पास फंड ऑफ स्टोरीज थी अबाउट हर शार्पनेस एंड रिपार्टी, यानी आगा शाहिद अली के पास बेगम अख्तर के बारे में कई सारी रिपार्टी से रिलेटेड कहानियाँ थी, क्योंकि बेगम अख्तर जो थी बहुत विटी थी, यानी हाजिर जवाबी थी, फटाक से एक जवाब दिया और हंसी मजाक वाला ऐसा जवाब कि मतलब माहौल बन गया इस टाइप से। तो शाहिद अली को उनकी इन सब स्टोरीज के बारे में पता था। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी। तो वो बोल रहे हैं कि शाहिद कभी रिपार्टी का प्रैक्टिशनर नहीं था, यानी कि वो कभी हाजिर जवाबी नहीं था कि खटाक से जवाब दिया और ह्यूमरस सा आंसर निकला, वो खुद कभी ऐसा नहीं था। On one famous occasion at Barcelona airport, he was stopped by a security guard just as he was about to board a plane. तो एक और इंसिडेंस यहाँ पे अमिताभ हमको शाहिद के बारे में बता रहे हैं। बताते कि एक बार बार्सिलोना एयरपोर्ट पे क्या हुआ था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने शाहिद को स्टॉप किया जैसे ही वो प्लेन पे बोर्ड करने वाले थे, यानी जाने वाले थे। द गार्ड, वो जो गार्ड थी वो वुमन थी, एक औरत थी। उसने पूछा व्हाट डू यू डू, क्या करते हो तुम? तो उसने बोला आई एम अ पोएट। शाहिद आंसर उसने बताया कि मैं पोएट हूँ। व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन? तो उसने बोला तुम स्पेन में क्या कर रहे हो? गार्ड ने पूछा। राइटिंग पोएट्री। तो उसने खटक से जवाब दिया मैं तो पोएट्री लिख रहा हूँ। तो नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शाहिद वर्क पोएट्री इनटू हिज आंसर्स। तो बताते हैं कि किसी का भी कोई भी जवाब पूछा जाए शायद से, उसके आंसर्स में हमेशा पोएट्री, लिरिकल, राइम, रिदमिंग फॉर्म रहता ही था। फाइनली द एग्जैस्परेटेड वुमन आस्क्ड, एग्जैस्परेटेड का मतलब क्या है? इरिटेट। अब वुमन बहुत इरिटेट हो गई, उसने पूछा आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स? तो उसने शायद से पूछा क्या तुम कुछ ऐसा कैरी कर रहे हो जो दूसरे पैसेंजर्स के लिए डेंजरस हो सकता है प्लेन में? एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड ऑन हिज चेस्ट एंड क्राइड ओनली माई हार्ट। तो इस पे शाहिद ने अपना हैंड अपने चेस्ट पे से क्लैप किया और कहा ओनली माई हार्ट, मैं सिर्फ अपना दिल अपने साथ लेके चलता हूँ और कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके चलता हूँ जिससे किसी को तकलीफ हो। तो वो अपनी बातों में हमेशा पोम्स और बहुत डीप डीप बातें बोल जाते थे लोगों को। This was one of the great Wildian moments and it was to the occasion of the poem Barcelona Airport. अब विल्डियन का मतलब यहाँ क्या है? विल्डियन का मतलब यहाँ है रिलेटेड टू ऑस्कर वाइल्ड और हिज वर्क स्पेशली बीइंग विटी। तो ऑस्कर वाइल्ड एक पोएट थे, बहुत फेमस थे, जिनकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो। ये फिल्म्स में भी इन्होंने कई काम किया है और ये बहुत ऐसी पर्सनालिटी थी जो बहुत विटी थी, यानी बहुत हाजिर जवाबी थी। इनको सडनली एक किसी भी जवाब का आप क्वेश्चन का आप आंसर पूछो, फटाफट जवाब देंगे और विटी क्वेश्चन यानी बहुत खटाक से आंसर दिया एंड बहुत ह्यूमरस, बहुत मजाकिया आंसर वो होता था। तो ये वो बोल रहे हैं कि जो ये बार्सिलोना एयरपोर्ट पे शाहिद ने गार्ड से बोला कि ओनली माई हार्ट, ये तो विल्डियन मोमेंट हो गया ना, ऑस्कर वाइल्ड से कंपेयर करके बोल दिया कि वो ऐसा मोमेंट हो गया कि जैसा ऑस्कर वाइल्ड है इतना विटी, वैसा उसने यहाँ पे विटी बना। वो विटी था नहीं शायद, लेकिन जिस तरीके से उसने जवाब दिया उसने रिपार्टी यहाँ पे प्रैक्टिस करी। He treasured these moments. I long for people to give me an opportunity to answer questions. तो वो इन सारे मोमेंट्स को ट्रेजर करके यानी याद करके अपने दिल में रख लेता था शायद, और कहता था कि आई लॉन्ग मतलब आई वेट, मैं वेट करता हूँ कि लोग मुझसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछें और मैं बढ़िया से उन्हें आंसर्स दूँ। He told me once, ऐसा उन्होंने बताया था अमिताभ को इस बारे में। अब यहाँ पे एक दूसरा इंसिडेंस आता है कि ऑन 7 में आई हैड गुड फॉर्चून टू बी विथ हिम व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ। तो अमिताभ बताते हैं कि 7 मई को एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं शाहिद अली के साथ जाऊं एक जगह पर जहाँ पे वो पढ़ाते हैं और देखूं कि वो किस तरीके के इंसान है और लोग कितना पसंद करते हैं आगा शाहिद अली को। शाहिद वॉज टीचिंग एट मैनहट्टन्स बारूच कॉलेज इन स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2000 एंड दिस वॉज टू बी हिज लास्ट क्लास, Indeed the last he was ever to teach। तो बताते हैं कि एक दिन 7 मई को अपनी लास्ट क्लास कंडक्ट करने गए थे मैनहट्टन बारूच कॉलेज में शायद। तो वहाँ पे साथ में अमिताभ भी गए उनके, और वो बेसिकली उनकी सीरियसली लास्ट क्लास ही थी क्योंकि उसके बाद वो पढ़ाई नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये भी पता चलता है कि आगा शाहिद अली पोएट तो थे और साथ में एक टीचर भी थी। The class was to be short one for he had an appointment at the hospital immediately afterwards। तो जो वो क्लास कंडक्ट करने वाले थे वो बहुत शॉर्ट क्लास होने वाली थी
क्योंकि जस्ट क्लास के बाद आगा शाहिद अली का एक अपॉइंटमेंट था एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से. I had heard a great deal about the brilliance of Shahid's teaching, but this was the first and only time that I was to see his perform in a classroom. तो अमिताभ कहते हैं मैंने आगा शाहिद अली की टीचिंग्स के बारे में बहुत सुन रखा था कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत क्लास इंगेज करके रखते हैं, लेकिन ये पहली और आखिरी बार मुझे चांस मिला कि मैं आगा शाहिद अली के साथ उनके क्लासरूम में जाऊं और देखूं कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं और कैसे स्टूडेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं. It was evident from the moment we walked in that the students adored him. तो अमिताभ बोलते हैं जैसे हमने वॉक करके अंदर गए क्लास में तो सारे स्टूडेंट्स शाहिद को अडोर करते हैं, बहुत पसंद कर रहे थे. They had printed a magazine and dedicated this issue to him. तो उन्होंने आगा शाहिद अली के ऊपर एक मैगजीन बनाई हुई थी और बहुत सारे उसके प्रिंट्स निकलवाए थे, जिसमें से एक इशू यानी एक कॉपी उन्होंने आगा शाहिद अली को भी गिफ्ट करी थी उनके स्टूडेंट्स ने. Shahid was, for his part, was not to the least subdued by the sadness of the occasion. Subdued यानी कि quiet and rather reflected और depressed. तो वो कहते हैं कि क्योंकि ओकेजन ऐसा था, टाइम ऐसा था कि उनकी लास्ट क्लास होने वाली थी और उनको पता था कि इसके बाद मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन इस थॉट को उन्होंने सबड्यू नहीं किया. इस थॉट की वजह से वो ऐसा नहीं था कि शांत रहे या बहुत डिप्रेस रहे, ऐसा नहीं था, बल्कि इसका ऑपोजिट था. वो तो अपनी लास्ट क्लास में बहुत एंथुजियास्टिक थे और बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत एंजॉय किया उन्होंने. फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ही वॉज अ स्पार्कलिंग डीवा. क्लास के शुरू होते से एंड तक वो एक स्पार्कलिंग डीवा की तरह थे, यानी कि बहुत फुल ऑफ एनर्जी थे. अख्तर इनकार्टनेट ब्रिमिंग विथ लाफ्टर एंड नखरा. ब्रिमिंग यानी फुल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और फीलिंग. तो वो शुरुआत से ही बहुत हंस रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और अपने नखरास थ्रो कर रहे थे, नखरेबाजी भी थोड़ी बहुत कर रहे थे बच्चों के साथ. तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे स्टूडेंट्स. When an Indian student walked in late, he greeted her with a cry. फिर आखिरी में क्या होता है, एक लड़की, इंडियन लड़की थी, वो उनकी क्लास में लेट हुई तो उन्होंने उसको ग्रीट किया. और क्या कह के ग्रीट किया? My little subcontinental has arrived. Clasping his hands, he feigned a swoon. तो जैसे ही वो इंडियन लड़की लेट आई तो उन्होंने बोला मेरी लिटिल सब कॉन्टिनेंटल आ गई. क्यों? क्योंकि वो एशिया से बिलोंग करते थे, कश्मीर से खुद शाहिद अली, और लड़की भी एशिया की थी, इंडियन थी. तो उन्होंने कहा कि सब कॉन्टिनेंटल, मेरी छोटी सी कॉन्टिनेंट आ गई, ऐसे करके उन्होंने मजाक में बोला उसको. फेन्ड यानी कि सिमुलेटेड और प्रिटेंडेड. स्वून यानी बी ओवरकम विद एडमायरेशन, अडोरेशन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन. तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से बोला, कोई गुस्से से उसको नहीं बोला. It stirs such a tide of patriotism in me to behold another South Asian. Behold यानी to see. तो शायद कहते हैं यहाँ पे कि मैं जब किसी को behold करता हूँ, साउथ एशियन यानी मेरी कंट्री के किसी को देखता हूँ, तो मेरे अंदर पेट्रियाटिज्म यानी देशभक्ति की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है. His time at Penn State he remembered with unintimated pleasure. अब पेन स्टेट क्या है? पेन स्टेट है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी इन यूएसए, पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी है यूएसए में, उसको शॉर्ट में पेन स्टेट बोलते हैं. तो बोलते हैं कि वो जो पेन स्टेट में जो अपना जब वो काम करते थे उस टाइम को, अभी दूसरी यूनिवर्सिटी की बात खत्म हो गई, मैनहट्टन बारोच कॉलेज की बात खत्म हो गई, अब यहाँ पे पेन स्टेट जो दूसरी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया करते थे उसकी बात स्टार्ट हो गई है. तो अमिताभ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आगा शाहिद अली जब पेन स्टेट में काम करते थे तो बताते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है. अनइंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? अनक्वालिफाइड. तो वो कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे काम करता था तो मुझे जो प्लेजर, जो शांति मिलती थी वो अनक्वालिफाइड थी, यानी कि इतनी अच्छी नहीं थी. मैंने यहाँ पे काम कर करके आई ग्रू एज अ रीडर, मैं एक अच्छे रीडर की तरह डेवलप हुआ. आई ग्रू एज अ पोएट, में और अच्छा पोएट बिना पेन स्टेट में काम करके. आई ग्रू एज अ लवर, और मैं एक लवर की तरह भी ग्रू हुआ यहाँ पे काम करके. ही फेल इन विद अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ हुम वर इंडियन. तो वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था जो ग्रेजुएटेड थे, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे. तो ही फेल इन विद दैट ग्रुप, यानी कि उनको उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर उन ग्रुप के साथ ही रहते थे और बहुत मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे उस ग्रुप में वो. दिस वॉज ही ऑफ्टन सेड द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ. और ये जब वो उस ग्रुप के साथ एंजॉय करते थे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में, ये उनकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था, ऐसा आगा शाहिद अली बताते हैं अमिताभ घोष को. लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना. अगेन दिस इज द मैप ऑफ यूएसए एंड ये जो कंट्री है ये एरिजोना है.
फिर बाद में शाहिद कहाँ शिफ्ट होके चले गए, एरिजोना में। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, उनको क्रिएटिव राइटिंग में एक डिग्री चाहिए थी, तो एरिजोना में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो एरिजोना में जब वो जॉब गए थे तो उसके बाद बहुत सारी उन्होंने वहाँ पे जॉब्स भी करी थी अलग अलग कॉलेजेस में, जैसे हैमिल्टन कॉलेज में, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में, एमहर्स्ट एंड फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा इन सॉल्ट लेक सिटी। तो इन अलग अलग जगहों पे इन्होंने जॉब्स भी करी हैं पढ़ाने की। वेर ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर इन 1999, तो 1999 में इनको एज अ प्रोफेसर इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स मिली एरिजोना में। He was on leave from Utah, doing a brief stint at New York University when he had his first blackout in February 2000. Stint का मतलब क्या है? A small amount of teaching, यानी उन्होंने क्या किया, वो ऊटा यूनिवर्सिटी पे जॉब कर रहे थे वहाँ पे, और सिर्फ कुछ टाइम के लिए फिर उन्होंने वहाँ से लीव ले ली एंड न्यूयॉर्क में उन्होंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए पढ़ाया, क्योंकि फरवरी 2000 में उनका पहला ब्लैकआउट हुआ, यानी पहली बार उनकी आंखों के सामने से अंधेरा छाया और शायद पहली बार उन्हें पता चला कि उनको ये बीमारी जो है एग्जिस्ट करती है उनकी बॉडी में। तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। आफ्टर 1975, अब 1975 की बात हो रही है और उस टाइम पे शाहिद अली के बारे में बात हो रही है कि आफ्टर 1975 ही मूव टू पेंसिल्वेनिया। शाहिद लिव मेनली इन अमेरिका, फिर वो पेंसिल्वेनिया चले गए और फिर मेनली अमेरिका में ही रहते थे। His brother was already there and they were later joined by the two sisters. तो वहाँ पे उसका भाई ऑलरेडी रहता था शाहिद का, और बाद में उनकी जो दो बहनें थी समीता और हिना, उन दोनों ने भी ज्वाइन कर लिया उनको। But Shahid's parents continued to live in Srinagar and it was his custom to spend the summer months with them there every year. लेकिन जो शाहिद के पेरेंट्स थे वो अभी भी कश्मीर में ही रहते हैं, और ये शाहिद का रूल था, ये शाहिद का मतलब समझो एक मतलब रिचुअल था कि हर साल समर वेकेशंस में वो कश्मीर जाके अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था और एंजॉय करता था। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज, ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, ही वॉज दस एन इंटरमीडिएट बट फर्स्ट हैंड विटनेस, शहीद टू द माउंटिंग वायलेंस दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980 ऑनवर्ड्स। तो वो कहता है कि ऐसा लगता है मैं किसी सैड कंट्री में जा रहा हूँ जब मैं कश्मीर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था कश्मीरी पंडित्स एंड मुस्लिम्स के बीच में। वो कहते हैं कि 1980s से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस स्टार्ट हो गया था, और मतलब ऐसा लगने लगा कि वो एक शहीद हो गए हैं। शाहिद उनका नाम था, शाहिद उनका नाम था, और शहीद यानी जो इंसान शहीद हो जाता है, किस मार्टियर हो जाता है, तो वो कहते हैं कि शाहिद एक मैं हूँ, यानी मैं विटनेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये सब पूरी कश्मीर की हालत, लेकिन मैं शहीद भी हूँ क्योंकि मैं ये सब देख रहा हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, शहीद हो चुका हूँ, कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अपने आप को वो शाहिद बोलते हैं, यानी कि मैं विटनेस हूँ, मैं देख रहा हूँ कश्मीर की हालत, और वो अपने आप को शहीद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, शहीद हो चुका हूँ, मार्टियर हो चुका हूँ, कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ उन्हीं की ही लाइन्स लिखी हुई हैं शाहिद अली की, जिसमें वो लिखते हैं, इट वॉज 89, द स्टोन्स वर नॉट फार, साइंस ऑफ चेंज एवरीवेयर, कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स। तो ये उनकी खुद की लिखी हुई लाइन्स हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब पत्थरबाजी हो रही थी, देयर वाज स्टोन पेल्टिंग, कश्मीर में ऐसा हो रहा था, और जल्दी पूरा कश्मीर लिटरल फ्लेम्स में हो जाएगा, यानी हर जगह आग लग जाएगी, इतना आग ही आग दिखेगी, फायर दिखेगी, लोग एक दूसरे के घरों को जला देंगे, क्योंकि इतना वायलेंस हो रहा है कश्मीर में। और ये कश्मीर का वायलेंस देख के वो हमेशा से ही बहुत दुखी रहते थे। The steady deterioration of the political situation in Kashmir, the violence and counter-violence had a powerful effect on him. तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर की जो हालत है वो डिटोरिएट हो रही थी, दिन पर दिन घटती जा रही थी, वायलेंस बढ़ता जा रहा था, और इस वायलेंस का उन पर बहुत पावरफुल इफेक्ट पड़ा। किस पर? आगा शाहिद अली का। In time it became one of the central subjects of his work. और इस वजह से इतना उन्होंने कश्मीर के बारे में सोचा कि कश्मीर उनकी पोइट्रीज़ में और जो भी वो लिखते थे उसका सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया, यानी कि कश्मीर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ वो लिखते थे अपनी पोइट्रीज़ में। Indeed, it could be said that it was writing of Kashmir that he created his finest work. उनके जो बेस्ट काम है, जो उनकी बेस्ट पोइट्रीज़, जो बेस्ट उनकी राइटिंग्स है, कश्मीर की वजह से ही वो राइटिंग्स जो थी, जो भी उन्होंने लिखा था, वो बेस्ट बनी थी।
द आयरनी ऑफ दिस इज दैट शाहिद वॉज नॉट बाय इंक्लिनेशन अ पोलिटिकल पोएट। आयरनी यानी विडंबना थी कि शाहिद अली एक पॉलिटिकल पोएट नहीं थे, यानी कि वो तो एक नॉर्मल पोएट थे, सिर्फ कश्मीर के बारे में लिखते थे। यानी वो ऐसे पोएट तो थे ही नहीं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और तभी कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आयरनी थी उनके साथ। आई हर्ड हिम वंस से, इफ यू आर फ्रॉम अ डिफिकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। तो एक बार अमिताभ बताते हैं कि एक बार शाहिद ने मुझसे बोला था कि अगर आप एक डिफ़िकल्ट प्लेस से आते हैं, यानी कश्मीर जैसी डिफ़िकल्ट प्लेस जहाँ पे सिचुएशन हमेशा बहुत वायलेंट रहती है और आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ उस प्लेस के बारे में लिखने के लिए, तो आप लिखना बंद कर लो, मत लिखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार लिखोगे। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट, योर फॉर्म, दैट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट इट। तो आपको अपने आर्ट के बारे में बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और हमेशा चेंज करके लिखना पड़ेगा। ऑल्सो आपको रिस्पेक्ट करनी, इसमें एक लाइन एक चीज़ और है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपनी कंट्री की और बार बार अपनी जगह के बारे में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं करना पड़ेगा। Anguished as he was about Kashmir's destiny, Shahid resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. Anguished का मतलब क्या होता है? Experiencing severe mental और physical pain और suffering। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत मेंटली बहुत सफ़र कर रहा हूँ, पेन में हूँ कश्मीर की इस हालत को देख के, और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना चाहता कि मैं कश्मीर में इतना सह रहा हूँ। Had he done so, he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs. Fixture यानी set firmly in place। तो यहाँ पे अमिताभ बोलते कि अगर आगा शाहिद अली ने ऐसा किया होता कि वो कश्मीर में ही रहते और कश्मीर के बारे में कंटिन्यू करते लिखना, क्योंकि ऑलरेडी वो हर चीज़ में कश्मीर के बारे में मेंशन कर ही रहे थे, फिर बाद में उन्होंने अपना थॉट चेंज किया कि एक ही एक चीज़ के बारे में नहीं लिखना। तो अमिताभ कहते हैं कि अगर उन्होंने कंटिन्यू किया होता कश्मीर के बारे में लिखना तो वो लिटरली न्यूज़ चैनल्स और टॉक शोज़ का ना फिक्सचर बन जाता। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो एक ही जगह के बारे में बोल रहा है, तो न्यूज़ चैनल्स वालों को क्या मिलती है? नमक मिर्ची मसाला मिलती है कि आओ भाई इनसे पूछो ये क्या बोल रहे हैं। तो वो पोएट से कोई न्यूज़ चैनल का कोई ऐसा इंसान बन जाता जो टॉक शोज़ में लोग उससे सिर्फ बुलवाते, इन्वाइट करते कि आइए बोलिए सर। But Shahid never had any doubts about his calling. He was a poet schooled in fierce and unforgiving art of language. पर शाहिद को ऐसा कुछ नहीं करना था, वो तो अपने आप को पोएट कहता था। उसने बहुत फियर्स स्कूल्ड की है, यानी कि एक एग्रेसिव, काफ़ी एग्रेसिव उसके थॉट्स रहते थे और एग्रेसिव उसके व्यूज़ थे हर चीज़ को लेके, लेकिन वो आर्ट और लैंग्वेज पे रहना चाहता था, वो न्यूज़ चैनल्स और टॉक शोज़ में नहीं आना चाहता था। Although respectful of religion, he remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. वो अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट बहुत करता था और ये कहता था कि मैं पॉलिटिक्स को और रिलीजियस प्रैक्टिस को हमेशा अलग रखूंगा, दोनों को सेम रखने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था। Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. Gaze यानी कि look, तो शाहिद का कभी मतलब ये नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए, पॉलिसीज बनाए और लोगों की दिक्कतों के सॉल्यूशंस निकाले, उसका कभी ये मतलब नहीं था। इन द ब्रॉडकास्ट सेंस हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एंड ecumenical and outlook that credited to his upbringing. Ecumenical यानी involving and uniting members of different religions. तो वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता था, उसका मतलब सिर्फ यही था कि मैं सारे रिलीजन्स को अपने साथ इन्वॉल्व करूं और अपने साथ लेके चलूं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं बोलूं, और उसका कभी ऐसा थॉट प्रोसीजर भी नहीं था। He spoke often of a time to his childhood when he had been seized यानी कि grabbed, उसके दिमाग में बात आ गई थी, by the desire to create a small Hindu temple in his room of Srinagar. तो अमिताभ बताते हैं कि शायद हमेशा हमें एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बताता है, जिसमें वो बताते हैं कि मेरे को बचपन में एक डिज़ायर थी, एक इच्छा थी कि मैं अपने श्रीनगर के घर में छोटा सा हिंदू टेम्पल बनाऊं, और उनकी ये इच्छा जो थी उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोली भी। He was initially hesitant to tell his parents. शुरुआत में वो चीज़ अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाए, but when he did, responded with enthusiasm equal to his own. फिर जब ये बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई कि मुझे घर में एक हिंदू टेम्पल चाहिए, उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ को उन पे सपोर्ट किया और उनकी बात मानी।
हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज, और उसकी मॉम खुद जाके मूर्तिज खरीद के लाई आगा शाहिद अली के लिए, एंड अदर अकाउंट्रीमेंट्स, and for a while he was assiduous in conducting pujas at this shrine. Accoutrements का मतलब क्या होता है? Other things that were needed for the activity. तो जो मंदिर बनाने के लिए और पूजा करने के लिए जो भी दूसरी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो सारी चीज़ें उनकी मदर ने अरेंज करके उनको दी, और उन्होंने पूजास कंडक्ट करी श्राइन में, यानी कि घर के उस टेम्पल में. Assiduous यानी टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ एवरीथिंग डन. तो जो भी पूजाज हो रही है, मूर्तिज, और रिस्पेक्टफुली उनको कैसे रखना है, उनका एसिडुअस बोलते हैं, यानी उनको उन्होंने सब रिस्पेक्टफुली कंडक्ट किया उन्होंने अपने घर में. दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी, और ये जो स्टोरी है उनकी लाइफ की फेवरेट स्टोरी है. किसकी? आगा शाहिद अली की. Whenever people talk to me about Muslim fanaticism, he said to me once, I tell them how my mother helped me make a temple in my room. Fanaticism का मतलब क्या होता है? Extremely talking about your religion. जब लोग कंटिन्यूसली उनसे एक ही रिलीजन, उनके मुस्लिम रिलीजन के बारे में ही बात करते हैं, तो वो उन लोगों को कहते हैं, अपनी वही मदर की स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनकी मॉम ने उनके घर में मंदिर बनवाया था और उनकी हेल्प करी थी. तो एक ही एक रिलीजन के बारे में वो बात करना कभी नहीं चाहते थे, सारे रिलीजन्स को साथ लेके चलना चाहते थे. I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had a national poet. He shot back, a national poet? Maybe, but not a nationalist poet. Please, not that. तो अमिताभ कहते हैं, मैंने एक बार शाहिद को बोला कि तुमने कश्मीर के बारे में इतना लिख लिया है, इतना अपनी पोइट्रीज में मेंशन किया है कि तुम तो मतलब कश्मीर के नेशनल पोएट बन सकते हो. तो उसी वक्त रिप्लाई में शाहिद ने बोला, नेशनल पोएट तक ठीक है कि हाँ मैं कश्मीर का नेशनल पोएट बन जाऊँ, लेकिन नेशनलिस्ट पोएट मत बनाना मुझे भाई कश्मीर का. तो नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली अपने ही नेशन, अपने ही बारे में बार बार बताता है, उसी को सपोर्ट करता है और हमेशा उसी के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, यानी कश्मीर के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में, उन्हीं के इंटरेस्ट के बारे में. तो वो कहता है मैं नेशनल पोएट बनने में खुश हूँ, लेकिन नेशनलिस्ट पोएट जो रिलीजन्स को डिवाइड कर देता है, वो पोएट बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. In the little poem of the country without a post office, a poem returns to Kashmir to find the keeper of a fallen minaret. minaret क्या होता है? ये मीनार जो होती है ना, इस तरीके की लंबी लंबी लॉन्ग मीनार्स जो एक मॉस्क में, एक मस्जिद में होती है, उसे minaret कहते हैं. तो वो कह रहे हैं कि एक उनकी जो पोम लिखी थी उन्होंने, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसमें ये होता है कि जो पोएट होता है वो वापस कश्मीर लौटता है minaret देखने के लिए, यानी लंबी लंबी minaret चेक करने के लिए कि गिरी है कि नहीं क्या. और उसके बाद वो हमें यहाँ पे कुछ लाइंस बता रहे हैं अपनी पोम के, इसी पोम की लाइंस बताते हैं. Nothing will remain, everything is finished. I see his voice again, this is a shrine of words. You'll find your letters to me, and mine to you. Come, son, and tear open these vanished envelopes. This is an archive. I found the remains of his voice, that map of longings with no limit. सो ये कुछ लाइन्स थी द होम, उनकी जो उन्होंने जो पोम लिखी थी द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसकी कुछ लाइन्स इन्होंने यहाँ मेंशन करी है. आगे वापस कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर में. इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस दैट वर स्पिनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, बोथ शाहिद एंड शहीद, विटनेस एंड मार्टियर, हिज डेस्टिनी इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर, ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर. इनएक्सट्रिकेबली का क्या मतलब है? इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट. एक ऐसी चीज़ जो एक दूसरे से सेपरेट या अलग नहीं हो सकती, उसे हम इनएक्सट्रिकेबल कहते हैं. प्रीफिगर्ड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की जब हमें अर्ली इंडिकेशन मिल जाती है या पता चल जाता है पहले से ही हमें किसी भी चीज़ के बारे में. तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो होमलैंड है कश्मीर, वो मतलब इतना स्पिन कर रहा है, इतना घूम रहा है आगा शाहिद अली की लाइफ में, और इतना ज़्यादा जुड़ चुका है आगा शाहिद अली की लाइफ से कि आगा शाहिद अली और कश्मीर अब इनएक्सट्रिकेबल हो गए, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगा शाहिद अली इतना जुड़े हुए अपनी रूट से कि उनको कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता. एंड कश्मीर के बारे में उनको हर चीज़ प्री फिगर्ड हो जाती थी, पहले से पता चल जाती थी एक तरीके से, और जिस वजह से वो ये सब चीज़ें अपनी पोम्स में मेंशन करते थे. उसके बाद फिर से उन्होंने कुछ अपनी पोएम की लाइन्स बताई हैं. आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर. शायद उनको पहले से ही पता चल गया था कि मेरी डेथ होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी इस पोम में अपनी डेथ के बारे में कुछ ये लाइंस लिखी है. इसलिए हमको ये लाइंस बताई जा रही हैं
कि मैं शायद मरूं ऑटम के सीजन में कश्मीर में, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अगर मैं मरूंगा तो मैं कश्मीर जाके ही मरूं अपनी कंट्री में. And the shadowed routine of each vein will almost be news, the blood censored for the saffron sun and the times of rain. तो ये उन्होंने कुछ लाइंस बताई गई हैं जिसमें उन्होंने अपनी डेथ के बारे में कुछ मेंशन किया है अपनी पोम में. Among my notes is a record of a telephone conversation on 5 May. ये माय कौन है? ये माँ है अमिताभ घोष. तो अमिताभ घोष कहते हैं कि मैंने जो कुछ नोट्स और रिकॉर्ड्स बनाए थे उसमें एक टेलीफोन कॉन्वर्जेशन जो कि 5 मई को हुई थी मेरे और शाहिद के बीच में, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास. द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट, अ स्कैन दैट वाज एक्सपेक्टेड टू रिवील वेदर और नॉट द कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी दैट ही वाज देन अंडरगोइंग हैड द डिजायर्ड इफेक्ट. तो वो कहते हैं कि उस फ़ोन कॉल में उसने मुझे ये बताया था कि मैं अगले दिन हॉस्पिटल जाऊंगा और मेरा कुछ टेस्ट होने वाले हैं और उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें कुछ रिजल्ट निकलेगा कीमोथेरेपी के बारे में. जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनकी कीमोथेरेपीज होती है, एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे उनकी रिकवरी होती है. तो इस टेलीफोन कॉन्वर्जेशन में आगा शाहिद अली ने अमिताभ घोष को बताया था कि कल मैं हॉस्पिटल जाऊँगा और मेरी कीमोथेरेपी की कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं जिससे पता चलेगा कि मतलब जो मेरी डिज़ायर्ड हालत है, जो मेरी हालत होनी चाहिए, जो मेरी कंडीशन होनी चाहिए, क्या वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं. और क्योंकि इस कीमोथेरेपी के टेस्ट हो रहा है इस वजह से जो दूसरी सारी थेरेपीज़, जो दूसरे सारे ट्रीटमेंट्स होने वाले थे आगा शाहिद अली के, वो कुछ टाइम के लिए अभी पुट ऑफ कर दिए हैं, यानी कि अभी साइड में रख दिए. क्यों? क्योंकि मेन अभी कीमोथेरेपी का जो रिजल्ट है वो इम्पॉर्टेंट था. All the other alternative therapies and courses of treatment had been put off until this report. The scan was scheduled for 2:30 in the afternoon. और ये जो स्कैन है दिन में 2:30 बजे होने वाला था केमोथेरेपी का. I called his number several times in the late afternoon and early evening. There was no response. बहुत देर बाद आफ्टरनून में और इवनिंग में शाम को अमिताभ ने कई कॉल्स किए शाहिद को, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसकी तरफ से. I called again the next morning and this time he answered. फिर सुबह उसने फिर कॉल किया अमिताभ ने और इस बार फ़ोन उठाया शाहिद ने. There were no preambles. Preambles का मतलब क्या होता है? प्रीलिमिनरी और प्रिपरेटरी स्टेटमेंट. यानी आगा शाहिद अली ने कुछ बताने से पहले कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा कुछ तैयार नहीं किए लाइंस कि देखो अमिताभ ऐसा होने वाला है, वैसा कुछ नहीं. उसने कुछ ये प्रिपरेटरी लाइंस नहीं करी कुछ. उसने डायरेक्टली अपनी बात बोली फ़ोन पे. He said, listen Amitav, the news is not good at all. Basically they are going to stop all my medicines now, the chemotherapy and so on. They give me a year or less. और डायरेक्टली बिना कोई लाइन बोले उसने सिर्फ एक बात बोली अमिताभ को कि देखो अमिताभ, जो रिजल्ट था कीमोथेरेपी का वो सही नहीं था, वो अब मेरी कीमोथेरेपी स्टॉप कर देंगे, मेरी सारी मेडिसिन उन्होंने बोला स्टॉप कर देंगे और सारी थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट्स जो मेरे साथ हो रही थी वो सब स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपके ऊपर, आपकी तबीयत सही नहीं हो रही है और अब आप 1 साल या 1 साल के अंदर में आप जी सकते हैं, उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी. यानी बेसिकली 1 साल या 1 साल के अंदर का टाइम उसको दे दिया, बस इतना ही रह पाओगे आप. They had suspected that I was not responding well because of the way I look. तो उन्होंने बोला कि जो भी आपके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स करे जा रहे हैं उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा. They will give me some radiation a little later, but they said there was not much hope. तो रेडिएशन भी एक तरीके का ट्रीटमेंट है जो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है. तो शाहिद अली बताते हैं अमिताभ को कि वो मुझे कुछ टाइम बाद रेडिएशन भी देंगे, एक लास्ट होप, एक आखिरी उम्मीद की तरह, लेकिन वो भी उन्होंने बोल दिया कि इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ होगा नहीं इससे, पर फिर भी एक ट्राई कर लेंगे हम. Dazed, staring blankly at my desk, I said, "What will you do now, Shahid? I would like to go back to Kashmir to die." His voice was quiet and untroubled. अब ये सब बातें सुन के जो अमिताभ है बहुत शॉक हो गए. अपने घर में जहाँ डेस्क पे बैठे थे वहाँ पे कंटिन्यूसली घूर के बोलते हैं फ़ोन पे उसको कि शाहिद व्हाट विल यू डू नाउ, आप क्या करोगे तुम. तो शाहिद की जो आवाज़ थी बहुत अनट्रबल्ड, वो बिल्कुल परेशान नहीं था और उसने सिंपली बोला मैं मर ही रहा हूँ तो बस मैं कश्मीर जाके मरना चाहता हूँ, यही मेरी लास्ट विश है. Now I have to get my passport, settle my will and all that. I don't want to leave my mess for my siblings. तो वो कहता है बस मेरा काम ये है कि अपना जल्दी से पासपोर्ट में करवाऊँ, अपनी विल सेटिस करूँ, यानी कि जो वसीयत लोग लिखते हैं कि मेरे मरने के बाद
मेरी प्रॉपर्टीज़ को जाए, मेरा सामान इसको जाए, इसको विल बोलते हैं। तो कहता है मुझे अपनी विल सेट करनी है और मुझे अपने सिबलिंग्स यानी अपने भाई बहनों के लिए कोई मेस या कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ के जाना है अपनी डेथ के बाद, सब चीज़ें मुझे सेटल करके जानी है। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, और उसके लिए पर मुझे कश्मीर जाना पड़ेगा ये सब चीज़ें सेट करने के लिए। इट्स स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम देयर एंड देयर वुड बी सो मच सपोर्ट एंड माई फादर इज देयर टू। तो वो कहते हैं मैं वहाँ पे जाऊँगा ना तो मुझे बहुत सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे फादर भी हैं तो मेरी हेल्प हो जाएगी। और अभी भी कश्मीर में फ्यूडल सिस्टम चलता है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम अ पेशेंट और अ वर्कर रिसीव्ड अ पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर सर्विंग अ लॉर्ड और किंग। तो वहाँ के जब लॉर्ड या किंग को आप कुछ हेल्प कर देते तो आपको इन एक्सचेंज इन रिटर्न एक पीस ऑफ लैंड मिलता है। तो कहता है मुझे फ्यूडल सिस्टम की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा लैंड, थोड़ी ज़मीन भी मिल जाएगी, तो मुझे ये सब चीज़ें जाके कश्मीर में सेटल करनी, तो मुझे कश्मीर जाना है। ये सब उन्होंने किसको बताया? शाहिद ने अमिताभ को बताया। Anyway, I don't want my siblings to have to make the journey afterwards like we had to with my mother. Later, because of logistical and other reasons, he changed his mind because about returning to Kashmir. तो लॉजिस्टिकल का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। तो वो कहते हैं, शायद बोलते हैं अमिताभ को कि मैं नहीं चाहता कि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मेरे सिबलिंग्स भाई बहनों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री ऐसा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली वाले पहले मुझे यहाँ लेने आए फिर कश्मीर ले जाएँ, तो इससे अच्छा मैं ही कश्मीर जाऊँ, वहीं जाके मेरी डेथ हो। लेकिन बाद में कुछ लॉजिस्टिकल रीजंस हो गए थे, यानी कुछ प्लानिंग, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से आगा शाहिद अली कश्मीर नहीं जा पाए और उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। He was content to be laid in rest in Northampton in the vicinity of Amherst, a town sacred to the memory of his beloved Emily Dickinson. तो बाद में जब उनके प्लान कैंसिल हो गया कश्मीर जाने का, तो वो कंटेंट थे, यानी वो सेटिस्फाइड थे कि चलो ठीक है मैं कश्मीर नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं नॉर्थहैम्पटन, जो कि विसिनिटी ऑफ एमहर्स्ट है, यहाँ पे उनको मतलब बरी करा जाएगा, उनकी डेथ यहीं पे होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ बिलव्ड एमिली डिकिंसन, क्योंकि यहीं पर ही एमिली डिकिंसन की डेथ हुई थी। अब एमिली डिकिंसन कौन है? एमिली डिकिंसन भी एक बहुत फेमस अमेरिकन पोएट है जो उनकी फेवरेट थी, जिनको वो बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ पर एमिली डिकिंसन की डेथ हुई थी नॉर्थहैम्पटन में, तो इसीलिए शाहिद अली बहुत कंटेंट थे, बहुत सेटिस्फाइड थे कि चलो ठीक है कश्मीर नहीं तो मुझे नॉर्थहैम्पटन में यहीं पे मुझे बरी करना, यहीं मेरी डेथ होगी। तो वो ही वॉज हैप्पी, इस सिचुएशन में भी वो खुश थे। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। तो अब यहाँ पे आए कौन? अमिताभ घोष कहते हैं। अमिताभ घोष कहते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि अपने डेथ के टाइम, अपने लास्ट कुछ टाइम में भी आगा शाहिद अली कश्मीर में जाके मरने की बात कर रही है। ये मेरे लिए कोई शौक वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो तो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की ही बात करते थे, क्योंकि वो वहीं से श्रीनगर से बिलोंग करते थे और अपनी रूट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। Already in his poetic imaginary, death, Kashmir and Shahid Shaheed had become so closely overlaid as to be inseparable, like old photographs that have melted together in the rain. तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में मतलब इम्पोर्टेंस रखता था कि उनकी पोएट्स में उनकी डेथ के टाइम पे कश्मीर, शाहिद, शहीद वाली चीज़, वो सब चीज़ें बहुत इनसेपरेबल हो गई थी। यानी कि आगा शाहिद अली के साथ कश्मीर को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता था, वो इनसेपरेबल थे। और किस तरीके से इनसेपरेबल थे? लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन। जब पुराने फोटोग्राफ्स बारिश में कैसे ख़राब हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उस तरीके से आगा शाहिद अली और कश्मीर इनसेपरेबल थे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी पोम की लाइन्स यहाँ पे बताई हमें। येस, आई रिमेंबर इट, द डे आई विल डाई, आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन, so long ago of that sky it spread air, its rushing dyes and a piece of earth bleeding apart from the shore as we went on the day I'll die. Post the guards and he, keeper of the world's last saffron, rowed me. On an island the seas of a grave, on 2 yards he rowed me into the sunset past all pain. On everyone's lips was news of my death, but only that beloved couplet broken on his. If there's a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. तो वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कहीं पैराडाइज है, कहीं हेवन है, तो वो कहाँ है? इट इज़ दिस, यानी कहाँ? कश्मीर की बात कर रहे हैं वो, कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है, कहीं स्वर्ग है, तो वो सिर्फ कश्मीर है।
तो इन सब लाइंस के थ्रू, इन पोएम की लाइंस के थ्रू वो हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो लाइंस है ये उन्होंने लिखी थी अपनी डेथ के पहले, और अपनी डेथ के बारे में उन्होंने मेंशन किया था अपनी पोम में। और कहाँ हो रही है उनकी डेथ उनकी पोम में? कश्मीर में। तो ये सब पहले से उन्होंने प्री फिगर कर लिया था, इसीलिए वो बार बार कुछ कुछ लाइंस हमें चैप्टर में बता रहे हैं कि इनकी ही लिखी हुई पोम्स हैं जिसमें उन्होंने अपनी डेथ जो कश्मीर में होना चाहती थी, कश्मीर में वो चाहते थे कि उनकी डेथ वहीं हो, उसके बारे में पहले से ही मेंशन कर दिया था। वापस कंटिन्यू करते हैं चैप्टर पे। द लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद वॉज ऑन 27 अक्टूबर। तो अमिताभ कहते हैं कि मैंने आखिरी बार शाहिद को 27 अक्टूबर को देखा था उसके ब्रदर के घर पे एमहर्स्ट नाम की प्लेस में। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स। इंटरमिटेंटली यानी वो रुक रुक के धीरे धीरे से बोलने की कोशिश कर रहा था। एंड देयर वर मोमेंट्स व्हेन वी जस्ट टॉक्ड जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट। और कहीं कहीं उसके बात करने में ऐसे मोमेंट्स भी आए कि वो पहले जैसे बात करता था, जैसे हम लोग मील्स पे खाने जाते थे, लंच करने जाते थे, तो वो कैसे मस्ती में बोलता था, कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत वैसे भी बात करने की कोशिश कर रहा था और कर भी रहा था। He was aware as he had long been of his approaching death and he had made his peace with it. तो वो पहले से, आगा शाहिद अली पहले से अवेयर था कि उसकी डेथ होने वाली है और उसको पहले से ही पता था कि मैं कुछ टाइम में मरने वाला हूँ। तो इस चीज़ को लेके उसने अपने माइंड में पीस यानी शांति कर ली थी कि ठीक है मैं मरने वाला हूँ, और बिल्कुल टेंस नहीं था वो अपनी लास्ट आवर्स में। आई सॉ नो ट्रेस ऑफ एंग्विश और कॉन्फ्लिक्ट। उसके चेहरे पे कोई दुख या फिर तकलीफ की कोई साइन नहीं था। सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आसपास कौन थे उसके? उसकी फैमिली थी, उसके फ्रेंड्स थे। वो ही वॉज काम, बहुत शांत बैठा था, कंटेंटेड यानी बिल्कुल सेटिस्फाइड था, यानी उसको जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए था, वो आराम से मर रहा था। एट पीस ही हैड सेड टू मी वंस, आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर इन द आफ्टर लाइफ इफ देयर इज एनी आफ्टर लाइफ। तो अमिताभ कहते हैं कि आगा शाहिद अली ने एक बार मुझे बोला था कि अगर कोई आफ्टर लाइफ है, अगर डेथ के बाद भी कोई लाइफ है जहाँ पे आप उन लोगों से मिल सकते हो जिनकी लाइफ में जिनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं अपनी माँ से मिलूँगा अगर आफ्टर लाइफ है तो आगा शाहिद अली की लाइफ में ये चीज़ जो थी बहुत यही चीज़ थी जो उनको कंसोल कर रही थी, जो उनको शांत रख रही थी कि ठीक है मैं मर जाऊँगा कोई बात नहीं, मरने के बाद मैं अपनी मॉम से मिलूँगा। इसी वजह से शायद वो बहुत पीस में थे। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर्ड दिस वॉज ए सुप्रीम कंसोलेशन। और यही उनको सुप्रीम कंसोल कर रही थी कि मैं अपनी मॉम से डेथ के बाद मिलूँगा। ही डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप एट 2 AM ऑन 8 दिसंबर। एंड फाइनली आगा शाहिद अली की डेथ हो गई रात में 2 बजे 8 दिसंबर को इन हिज स्लीप, यानी वो नींद में सोते सोते ही उनकी डेथ हो गई। नाउ इन हिज एब्सेंस आई एम अमेज्ड दैट सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप हैज रिजल्टेड इन सो वास्ट एंड वॉइड। अब आगा शाहिद अली है नहीं लाइफ में, तो अमिताभ घोष कहते हैं कि एक हमारी फ्रेंडशिप कोई बहुत लंबे समय की फ्रेंडशिप नहीं थी, कुछ छोटे समय की फ्रेंडशिप थी, और कितनी इम्पॉर्टेंट थी उसकी फ्रेंडशिप कि आज मुझे उसकी कमी खल रही है अपनी लाइफ में। ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम आई रिमेंबर्ड हिज प्रेजेंस देयर, particularly on the night when he read us his farewell। तो कहते हैं जब मैं अपने घर के, अमिताभ कहते हैं जब मैं अपने घर के लिविंग रूम में आता हूँ तो मुझे उसकी याद आती कि वो यहाँ कैसे बैठे रहता था, और उस रात की मुझे ज़रूर याद आती है जब उसने हम लोगों को अपना फेयरवेल रीड करके बताया था टू द वर्ल्ड। आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड वो पोम है जो आगा शाहिद अली ने लिखी थी और सुनाई थी। किसको? अमिताभ घोष को, उसके घर पे बैठ के उसके लिविंग रूम में। तो इस पोम में उसमें आगा शाहिद अली ने अपनी डेथ के बारे में, जो कि कश्मीर में होना चाहती थी, उनकी इच्छा थी कि जो कश्मीर में उनकी डेथ, उसके बारे में पहले से ही मेंशन कर दिया था। तो ये सारी बातें जो है उनकी आगा शाहिद अली की डेथ के बाद अमिताभ घोष को याद आ रही थी। और घाट का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि घाट का मतलब क्या होता है कि नदी का घाट, नदी का एंड, यानी कि उनका जिंदगी का एंड घाट आ गया था, यानी डेथ का टाइम आ गया था। So children, with this we come to an end of this chapter. I hope आपको ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसे एक इंसान की डेथ के बाद वो आज भी जिंदा है, वर्ड्स के थ्रू, किताबों में किताब के पन्नों में उसकी कहानी लिख गई, और आज हम सब उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसकी डेथ के बाद भी आज वो जिंदा है। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा चैप्टर पढ़ के। बहुत थोड़ा सा इमोशनल चैप्टर था, बट आई रियली लव द चैप्टर। तब तक के लिए अब आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ
आपके लिए आपके घर तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेके आएगा, जिसमें इस चैप्टर की समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे। तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड थैंक यू।